हेलो दोस्तों, सीटेट परीक्षा का मात्र 5 दिन बचा हुआ है और मैथ्स में अब तक आपकी तैयारी अधूरी है या आपको मैथ्स में लगता है कि हम स्कोर नहीं कर पाएंगे। मैथ्स का क्वेश्चन तो आप बना लेते हैं लेकिन मैथ्स का पेडागोजी आपसे नहीं बनता है। तो अब की बार 30 के पार यानी 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। 30 के पार तो नहीं जाएगा क्योंकि 30 नंबर का ही एग्जाम होता है। तो अब की बार 30 में 30। तो कंटेंट पर आपका कमांड है तो पेडागोजी इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक भी पेडागोजी मैथ्स का नहीं पढ़ा है तब भी तो वीडियो को अंत तक बने, वीडियो को बारीकी से देखेंगे तो आपको इस वीडियो में ही आपको लगेगा कि आप मैथ्स का सारा पेडागोजी हम बना लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले आपको बता दें, पहला पेज हम चलेंगे गणित शिक्षा शास्त्र। शिक्षण गणित का क्या उद्देश्य है उसके बारे में हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो बारीकी से और ध्यान पूर्वक हम बताएंगे जिसको आपको देखना जरूरी होगा। तो शिक्षण गणित का उद्देश्य देखिए, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण। बच्चे की विचार की प्रक्रिया को क्या करना है? गणितीयकरण करना है। बच्चे गणित का आनंद लेना सीखे। बच्चे को गणित में आनंद यानी कि बोरिंग नहीं फील होना चाहिए। देखिए कभी भी कोई भी विषय हो, गणित ही नहीं कोई भी अन्य भी विषय हो और सीटेट के सापेक्ष देखा जाए, बच्चे को ऐसा न लगे कि हम बोरिंग फील कर रहे हैं या हम पर कोई भी दबाव डाला जा रहा है किसी चीज का। ठीक है, तो इस चीज को तो आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे। गणित को बच्चे के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना। ठीक है, हर चीज को जीवन का हिस्सा बनाकर सीखना, यानी कि बच्चे अगर है तो उसको जीवन वातावरण से जोड़कर सिखाएंगे, यानी बाहरी चीजों से जोड़कर सिखाएंगे तो जल्दी सीखता है। ठीक है, बच्चे में तार्किक चिंतन का विकास करना। जब गणित की बात हो तो तार्किक चिंतन स्वाभाविक है। गणित में तार्किक एक्यूरेंसी कर सकते हैं, यानी कि बच्चे में तार्किक चिंतन विकसित होना ही होना है क्योंकि हम गणित की बात कर रहे हैं। बच्चे में गणित की मूल संरचना यानी अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति को समझने और त्रिकोणमिति को समझने के लिए है। ठीक है, देखिए डेविड व्हीलर एक मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना है। क्या करना है? बच्चे की विचार प्रक्रिया को गणितीयकरण का महत्वपूर्ण देना है, न कि उसको बहुत सारा गणित सिखाने के प्रति। ठीक है, उसको बहुत सारे गणित सिखाने के लिए हम नहीं कहते हैं, किसी चीज पर जोर नहीं डालते हैं। सबसे पहले बच्चे की प्रक्रिया में गणितीयकरण करना है। ठीक है, उसके बाद है जॉर्ज बोलेव के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण के 2 उद्देश्य हैं। जो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, जॉर्ज पोलो। ठीक है, देखिए इनका जो 2 उद्देश्य है वो है संकीर्ण उद्देश्य। क्या है? संकीर्ण उद्देश्य नैरो ऑब्जेक्टिव और एक है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव व्यापक उद्देश्य। तो संकीर्ण उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखेंगे ये उद्देश्य रोजगार योग्य वैक्सों को तैयार करने पर जोर देते हैं। क्या करते हैं? ये उद्देश्य रोजगार योग्य वैक्सों को पर जोर देते हैं, सामाजिक योगदान कर सकते हैं और आर्थिक विकास। किसी से? संकीर्ण से। संकीर्ण उद्देश्य का क्या है? तो ये उद्देश्य रोजगार योग्य वैक्सों को तैयार करने पर जोर देते हैं जो सामाजिक योगदान कर सकते हैं और आर्थिक विकास। यह संख्यात्मक संक्रियाओं से संबंधित है, जैसे माप, अंश, प्रतिशत आदि। किसमें है? वो संकीर्ण उद्देश्य के अंदर। इस प्रकार गणित का सीमित उद्देश्य पृष्ठभूमि क्षमताओं का विकास करना किससे होता है? संकीर्ण उद्देश्य से। उसके बाद हम चलते हैं व्यापक उद्देश्य, जो उच्च उद्देश्य होता है। गणितीय रूप से सोचना, तार्किक चर्चा करना, विश्वासों के लिए तार्किक निष्कर्ष की खोज, अमूर्त को समझे, किसी समस्या का समाधान खोजना, बाल संसाधनों का विकास करना। क्या है? व्यापक उद्देश्य है, उच्च शिक्षा में है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, हम एनसीएफ की बात करेंगे। एनसीएफ से क्वेश्चन आपका 2 या 3 निश्चित ही है। क्या है? 2-3 क्वेश्चन आपका निश्चित आना ही आना है। एनसीएफ पर विशेष ध्यान देना है। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार सभी बच्चों में संज्ञानात्मक सभी बच्चों में संख्यात्मक सुनिश्चित करना कि प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो शिक्षा यूईई। ठीक है, जो कहां से आया है? यूईई से आया है। ठीक है, यूईई देश है यूनाइटेड ऑफ किंगडम। इस स्तर पर प्रगति मूर्त से अमूर्त, इस स्तर पर प्रगति मूर्त से अमूर्त, मूर्त से क्या होता है? अमूर्त की ओर होना चाहिए। किस स्तर पर? 2005 के स्तर पर इस स्तर पर प्रगति मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आकार, स्थानिक समझ, पैटर्न, मापन जैसे संख्या को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसके? एनसीएफ के अनुसार। एनसीएफ 2005 में एक मुख्य बात क्या क्या कहा गया है गणित पर, ये सारा बात इसमें लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है गणित
गणित से डरने की बजाय उसका आनंद, यानी गणित के डरना नहीं है, क्या करना है, गणित से डरना थोड़ी है, उसको एंजॉय लेना है, यानी कि खेल विधि से पढ़ना है। गणित को क्या करना है, खेल विधि से पढ़ना है, ठीक। उसके बाद बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखते हैं गणित सूत्रों से कहीं बढ़कर। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखते हैं गणित सूत्रों से कहीं बढ़कर, यानी सूत्र पर आधारित नहीं है, बिना सूत्र का भी गणित सीखते हैं, ठीक है। बच्चों गणित को ऐसी बच्चों यहाँ देखिए, बच्चे गणित को ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है, जिसके संवाद किया जा सकता है, ठीक है। आपस में चर्चा कर साथ मिलकर काम करें। बच्चे अर्थपूर्ण समस्या प्रस्तुत करते हैं और उनका समाधान भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चे रिश्तों को देखने, संरचनाओं को देखने, तर्क करने के लिए अमूर्त का उपयोग करते हैं, ठीक है। बच्चे गणित की मूल संरचना, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति को समझने के लिए और त्रिकोणमिति, स्कूलों गणित के मूल विषय क्षेत्र सभी एक पद्धति प्रदान करते हैं रुकावट संरचना और सामान्यीकरण के लिए। क्या करते हैं, रुकावट संरचना और सामान्यीकरण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। शिक्षक हर बच्चे को कक्षा में इस शिक्षक हर बच्चे को कक्षा में इस विश्वास के साथ शामिल करते हैं कि हर कोई गणित सीख सके। बिल्कुल सही है, गणित शिक्षक को चाहिए ही कि हर बच्चा गणित सीख सके। विजुअलाइजेशन जो प्रतिनिधित्व ऐसे कौशल है जिन्हें विकसित करने में गणित मदद कर सकता है। सभी सीखना दंडात्मक संचार के बजाय खेल के माध्यम से। देखिए खेल विधि जो होता है सबसे उपयुक्त विधि होता है, क्या होता है, सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा विधि होता है। संख्या अनुक्रम की भूमिका सीखने के बजाय बच्चों को शब्दों के खेल और गिनती के बीच संबंध को छोटे छोटे समुच्चय के संदर्भ में समझाएं, ठीक है। गणितीय खेल पहेलियों और कहानियों सकारात्मक विकसित करने में मदद करती है, रवैया और गणित और दैनिक सोच के बीच संबंध बनाने में। छात्रों को बीजीय गणित संकेतन से परिचित कराया जाता है और इसका उपयोग समस्याओं को हल करने में किया जाता है। अंतरिक्ष और आकृतियों, व्यवस्थित अध्ययन और समेकन के सामान्यीकरण, माप का ज्ञान, ठीक है। इस स्तर पर सीखने से छात्रों को स्थानिक तर्क समृद्ध अवसर भी मिलता है और दृश्य मंत्र, ठीक है। एनसीएफ 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर बल देता है। एनसीएफ 2005 किसके पर बल देता है, सीखने में रचनावादी दृष्टिकोण पर, क्योंकि यह सक्रिय अधिगम पर केंद्रित है। क्या है, सक्रिय अधिगम पर रचनावादी, ठीक है। रचनावादी अधिगम जो है वो सक्रिय अधिगम का केंद्रित है। आकर्षण गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी की भागीदारी भी होनी चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। देखिए अब है संकल्पना मानचित्र। क्या है, संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग यह एक योजनाबद्ध रेखा चित्र है। क्या है, यह एक योजनाबद्ध रेखा चित्र है जो अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। यह एक योजनाबद्ध रेखा चित्र है जो अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। यह एक श्रेणीबद्ध संरचना है। क्या है, यह एक श्रेणीबद्ध संरचना है। इसके शिक्षक शिक्षार्थी द्वारा बनाया जा सकता है। यह पूर्व ज्ञान के साथ नई अवधारणाओं को जोड़ता है। संकल्पना मानचित्र यह एक तरीका है जो सीखने को सफल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। थोड़ा वीडियो को तेजी से खींचेंगे जैसे जाके समय न लगे। अब चलते हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो वेन हिले के द्वारा दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको ध्यान से देखेंगे। टेबल 1 ज्यामिति चिंतन का वेन हिले सिद्धांत अलग वर्णन करता है कि समझने के लिए कि छात्र ज्यामिति सीखते हैं, समय आगे बढ़ते हैं। इस पर पूरा अच्छा देंगे। देखिए 4 स्तर है, ऐसे तो 5 है, जैसे कि 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, लेकिन सीरियली 4 है, ठीक है। जासूसीकरण जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, आकार के आधार पर आकृतियों का वर्णन करता है। जैसे कि कोई बच्चा रोटी को क्या कह देगा, वर्ग कह देगा, ठीक है। रोटी को क्या कहेगा, वर्ग मतलब सर्किल, सॉरी, रोटी को क्या कहेगा, सर्किल कर देगा, ठीक है। एक बिस्कुट को वर्ग कर देगा, क्योंकि उसका जो आकृति होता है वो चौकस होता है, रोटी गोल होती है तो उसको क्या कर देगा, सर्किल कर देगा, ठीक है। इस प्रकार यानी कि वो विजुअलाइजेशन यानी जासूसीकरण में आता है। उसके बाद विश्लेषण, एनालिसिस, आकृतियों का वर्णन उनके गुणों के आधार पर करता है। वो कौन अवस्था में होता है, विश्लेषण अवस्था में। लेवल क्या है, लेवल 1 में जो है जब बच्चा आकृतियों का वर्णन उसके गुण के बारे में बताए कि अगर ये गोल है तो ये सर्किल है, ठीक है। इस प्रकार अगर ये चौकस है तो ये क्या है, ठीक है, वर्ग है। तो इस प्रकार अगर करने लगे, एनालिसिस करने लगे, विश्लेषण करने लगे तो वो लेवल 1 में आएगा, ठीक है। ये सवाल काफी पूछा जाता है। आकृतियों का वर्णन उनके गुणों के आधार पर करते हैं।
अब है अनौपचारिक निगमन, ठीक है, इनफॉर्मल डिडक्शन। गुणों के महत्व को पहचानना, उसके बीच संबंध जो छात्रों को तार्किक रूप से सहायता और आकृतियों के गुणों को क्रम हो। क्या है अनौपचारिक निगमन में क्या आता है? गुणों के महत्व को पहचानना, उनके बीच संबंध जो छात्रों को तार्किक रूप से सहायता करते हैं, आकृतियों के गुणों का क्रम है वो है अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद लेवल 3 में जो आता है औपचारिक चरण, फॉर्मल, तार्किक क्षमता प्राप्त, परिमय सिद्ध करना। निगमन को क्या कहता है? सिद्ध किस में होगा? औपचारिक में, ठीक है। सिद्ध करने की जो चर्चा होगी किसी चीज को तो क्या होगा? औपचारिक में, ठीक है। उसके बाद आता है रीगर, रुद्धि, विभिन्न धारणाओं की परिमयों को स्थापना और विश्लेषण करना। जो सबसे ऊपर है रुद्धि, रीजर जिसको बोलते हैं, लेवल 4 में आता है वो विभिन्न धारणाओं के परिमय स्थापना का विश्लेषण। लेकिन सबसे जो वीवीआई क्वेश्चन है ये है, क्या है वीवीआई? आपको सीध वाला सवाल देखिएगा, विभिन्न सेटों में आएगा कि किस चरण में बच्चा किसी तार्किक या मैथ गणितीय को सिद्ध करने लगता है, तो वो है औपचारिक चरण यानी कि लेवल 3 में, ठीक है। ये सवाल काफी ज्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। देखिए पहले तो आकृति के देखता है, उसके बाद आकृतियों के बारे में जानता है, दूसरा लेवल 1। उसके बाद अनौपचारिक निगमन, गुणों को महत्व पहचानना, उसके बीच में संबंध जो देने लगता है, संबंध होगा तीसरा यानी कि दूसरा लेवल 2, यानी चरण क्या है? तीसरा चरण जो लेवल 2 में आता है, जो संबंध के बीच आएगा, इनफॉर्मल डायरेक्शन। औपचारिक चरण जो आएगा तार्किक क्षमता सिद्ध की बात होगा तो वो औपचारिक होगा, फॉर्मल, ठीक है। रीजन, रुद्धि, ठीक है, वो विभिन्न धारणाओं का परमाणु का स्थापना विश्लेषण करना, वो रीजन में आता है, ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, समय ज्यादा नहीं लेंगे हम। अब सवाल है, एक एग्जाम्पल है, वेन हिले के अनुसार बच्चे ज्यामितीय चिंतन किस स्तर पर आकलन करने लगते हैं? देखिए वैन हिले के अनुसार बच्चे ज्यामितीय चिंतन किस स्तर पर आकलन कर सकते हैं? एक साथ आकृतियों के संग्रह गुण। देखिए स्तर 1 कठोरता, आकलन करने की बात है। उसके बाद देखिए कठोरता, अनौपचारिक कटौती, विजुअलाइजेशन में तो आकलन नहीं कर सकता लेकिन विश्लेषण में क्या करेगा? आकलन कर देगा। विश्लेषण में क्या करेगा? आकलन करने लगेगा। विश्लेषण में जब की बात आएगा तो देखिए जब फिगर के बारे में जानने लगेगा तो उसका विश्लेषण वो कर रहा है ना, तो लेवल 1 में आ जाएगा। जब फिगर के बारे में जानने लगेगा, आकृतियों के बारे में जानने लगेगा तो वो क्या आ जाएगा? विश्लेषण में। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान करें। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति सरल मूल आकार की पहचान तक सीमित होती है, नहीं निगेटिव है, पहला ही काट देंगे। शिक्षक को सरल आकृतियों को स्पष्ट परिभाषित देकर दिखाकर प्रारंभ करना चाहिए, नहीं, यह भी गलत है। बच्चों को सहज ज्ञान युक्त समझ विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर, या देखिए पॉजिटिव है, टैगवर्ड भी यहाँ काम कर रहा है, पर्याप्त अवसर, ठीक है, दी जाने चाहिए। क्या हो गया? ये सही हो जाएगा। अब देखिए चौथा व्यापक ज्यामिति शब्दावली। देखिए शब्दावली क्या होता है? नहीं, शब्दावली क्या होता है? नहीं, निगेटिव है। प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये क्या है? आपका गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर दोस्तों। अब है समरूपता, सिमेट्री। क्या है? समरूपता, ठीक है। एक दूसरे के सामने या धुरी पर चारों ओर बिल्कुल समान भागों से बने होने की गुणवत्ता। उदाहरण के लिए यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज के 2 भागों में काटा गया है। क्या किया गया है? त्रिभुज के 2 भागों में काटा गया है। देखिए टेसलेशन, टाइटलिंग। टेसलेशन जब बनता है जब एक आकार बार बार एक विमान को ढकने को दोहराया जाता है बिना अंतराल का ओवरलैपिंग के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। प्रश्न यहाँ पर एग्जाम्पल है, निम्न में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? देखिए प्राथमिक विद्यालय में सबसे पहला बात है अनुपात का कोई अर्थमेटिक अनुपात प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया जाता है, नहीं। टेसलेशन, समरूपता, पैटर्न, ये सब क्या है? ये बच्चे का चीज है, ठीक है। तो यहाँ जो होगा आपका सही आंसर नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन तो निगेटिव आंसर, तो अनुपात जो है वो नहीं है, ठीक है। आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क। डिडक्टिव रीजनिंग से पहले ज्ञात निष्कर्षों पर आधारित निष्कर्षों को पढ़ लेना। प्रक्रिया आगमन तर्क, उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचना की प्रक्रिया। आगमन विधि, इस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है। देखिए आगमन और निगमन विधि में आप लोग को हम बता दें एक चीज, आगमन में पहले उदाहरण और निगमन में पहले नियम, ठीक है। तो इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर से निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है। यह विशेष समान से मूर्त से अमूर्त तक को ज्ञात तक नियमों का पालन करता है। समान से मूर्त
फिर अमूर्त में ले आता है, तो इसलिए आगमन विधि को अच्छा माना गया है। आगमन विधि का चरण, उदाहरण देकर निष्कर्ष निकालना, निर्माण अवधारणाएं, उदाहरणों के आधार पर सत्यापन, सिद्ध लास्ट में होता है। अब चलते हैं अगला पेज पर, हम नेक्स्ट पेज पर। अब निगमन विधि पर चलेंगे, डिडक्टिव विधि पर। इस विधि में पहले नियम दिए जाते हैं और फिर उन्हें उदाहरणों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। क्या किया जाता है? पहले नियम बताया जाता है कि सवाल बनाने का तरीका क्या है। यह समान से विशेष तक, यानी समान से विशेष जाता है। अमूर्त से मूर्त की अवधारणाओं का अधिकतम नियम पालन करता है। देखिए, अवधारणाओं का ज्ञान प्रदान करें, विभिन्न उदाहरणों में अवधारणा का प्रयोग, अवधारणाओं की सच्चाई का परीक्षण करें, अन्य उदाहरणों के हवाला देकर अवधारणाओं की सच्चाई का सत्यापन। या देखिए, सत्यापन। तो निगमन विधि प्राथमिक स्तर पर कम है और आगमन विधि को ज्यादा जोर दिया गया है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज चलेंगे। देखिए, एक सवाल है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट बांटी, समकोण त्रिभुज खींचे गए और बच्चे में इन बीजों के बीच संबंध खोजने को कहा गया। एक त्रिभुज की भुजाएं उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। देखिए, निगमन विधि तो होगा नहीं, पहले नियम की बात होता है, व्याख्यान तो इसमें होगा नहीं और प्रयोगशाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा? आगमन विधि। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के शिक्षक एक शीट बांटी, समकोण त्रिभुज खींचे और बच्चे के बीच संबंध खोजने को कहा। तो क्या किया? पहले उदाहरण दिया। इस सवाल में क्या है? बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाता है। जब भी उदाहरण की बात पहले हो तो क्या होगा? आगमन विधि होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। अर्थ, देखिए, टीचिंग उत्पत्ति टू टीच की हुई है। टीचिंग की उत्पत्ति कहां से हुई है? टू टीच से, जिसका अर्थ है निर्देश देना। टीचिंग की उत्पत्ति कहां से हुई है? टू टीच से, जिसका अर्थ क्या है? निर्देश देना। ठीक है, प्रक्रिया जिससे एक दूसरे व्यक्ति को कुछ ज्ञात हो। ठीक है, शिक्षण एक द्विघड़ीय प्रक्रिया है जो जॉन एडम संकीर्ण अर्थ है, टीचर और स्टूडेंट। शिक्षण एक ध्रुवीय प्रक्रिया है जो व्यापक अर्थ है, टीचर स्टूडेंट करिकुलम सोसाइटी। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री। देखिए, देशज प्रभावशाली होना चाहिए, वास्तव जीवन से जुड़ा हुआ चाहिए, दिलचस्प होना चाहिए, दीर्घकाल तक चलने वाला चाहिए, सीखने में मददगार हो। जियो बोर्ड के बारे में आप जानेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यह एक वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी होती है। ठीक है, रबर बैंड माध्यम से ज्यामिति मापन के उपयोग और संख्यात्मक अवधारणाओं को समझाने के लिए बनाया गया है। ये कि जियो बोर्ड किससे होता है? ज्यामिति के। ठीक है, ज्यामितीय फिगर के लिए जियो बोर्ड किया गया है। नेक्स्ट पेज चलेंगे। अबेकस, ये मैथमेटिक्स जो टूल्स है, इसको टूल्स कहा गया है, मैथमेटिक्स टूल्स बनाया गया है बच्चे को। ठीक है, अबेकस के बारे में जानेंगे। यह एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। यह आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक का फ्रेम होता है जिसे छड़ होती है उन स्वतंत्र रूप से फिसलने वाले मोतियों होते हैं जिसके जोड़ घटाव गुना भाग। अब जोड़ घटाव गुना भाग की बात आएगी तो कहाँ जाएंगे? अबेकस। जोड़ घटाव का क्या टूल्स है? अबेकस। इसमें वर्गमूल, स्थानीय मान आदि बनाए गए हैं जो आसानी से समझ में आ जाते हैं। ग्राफ पेपर की बात करेंगे। व्याख्या करने के लिए ग्राफ पेपर सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम है। दशमलव संख्या की अवधारणा क्या होता है? ग्राफ पर होता है। दशमलव का क्या होता है? ग्राफ पर। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो पाई चार्ट एक ज्यामितीय प्रतिनिधित्व है जिसका संबंध दिखाता है, संपूर्ण उसके भाग के बीच का संबंध दर्शाता है। क्या करता है? संबंध दर्शाता है। क्या करता है? संबंध दर्शाता है। और उसके बाद है डाइंस ब्लॉक। क्या है? डाइंस ब्लॉक। डाइंस ब्लॉक ये जोड़ तोड़ करने में उपकरण जिसका उपयोग बुनियादी जोड़ घटाव गिनती स्थान दिखाने के लिए किया जाता है, मूलों का गुणन के लिए भी किया जाता है। ये चार प्रकार के होते हैं, यूनिट रॉड और फ्लैट और क्यूब। ठीक है, क्या होता है? यूनिट रॉड और फ्लैट और क्यूब। ठीक है दोस्तों, डाइंस ब्लॉक का उपयोग जोड़ तोड़ करने वाले उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। देखिए, यहाँ पर है क्यूब, फ्लैट, रॉड, यूनिट। ठीक है, तीन आयामी शिक्षण सहायक सामग्री है। ये साधन वास्तविक चीजों, क्या है? ये साधन वास्तविक चीजों को समझ प्रदान करती है। ये वास्तविक वस्तुओं को नमूनों मॉडल कडुल प्रक्रिया है। गणित का लंबा आकार, टॉल शेप, गणित का एक लंबा आकार का है वो जहाँ किसी भी विषय महारथी हासिल करना गणित को आने वाली संपत्तियों को सीखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे।
गणित का लंबा आकार, टेल शेप, गणित का एक लंबा आकार है। क्या है? गणित का एक लंबा आकार है, वह जहां किसी भी विषय में महारत हासिल करना, गणित के आने वाली संपत्तियों को सीखने वाले की आवश्यकता है। वॉल्यूम की वर्गीकरण, बोल, ठीक है। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान, ठीक है। क्रिएशन, एवल्यूएशन, एनालिसिस, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए, अब एग्जाम्पल है प्राथमिक कक्षा में कुछ सवाल है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? क्या करते हैं? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसका आकलन नहीं करना चाहिए। देखिए, क्या सीखते हैं उसका आकलन नहीं करना चाहिए। तो निगेटिव सवाल है, तो एक निगेटिव आंसर होगा। गणित अवधारणाओं को समझ को तो करना चाहिए। गणितीय भाषा का विकास हो रहा है कि निष्का करना चाहिए। गणित की समस्या का उत्तर देने में शुद्धता का नहीं करना चाहिए। अब शुद्धता का नहीं करना है, क्या? प्राथमिक तर्क कौशलता, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अनपढ़ दुकानदार द्वारा प्रयोग किया गया गणित, क्या है? अनपढ़ दुकानदार द्वारा प्रयोग किया गया गणित गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। मैं स्पष्ट हूँ कि इसका शुद्धता स्तर बहुत कम है। हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में चर्चा की जानी चाहिए। देखिए कितना सुटेबल है, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट में सवाल है, गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं। गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं। इस तरह के बच्चों की गणना छोटे छोटे कदम बनाए जा सके। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षण के बच्चों को विधा हो। बच्चे को हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताएं कौशल का परिभाषित करना, क्या होगा? देखिए आपका जो उत्तर है वो सी हो जाएगा। देखिए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताओं और कौशल को परिभाषित करना। देखिए, इस तरह के बच्चों को गणना छोटे छोटे कदम बनाए नहीं। बच्चों को 2 साल के अंत में होने वाली परीक्षा की तैयार करना ही नहीं, ये भी गलत है। अब देखिए नेक्स्ट पहले दूसरा सवाल है, कक्षा में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है? क्या है? कौन सी चारों में से कौन सी गतिविधि है? योग करने का तरीका समझाते हुए शिक्षक तुकबंदी के रूप में गिनती। तुकबंदी कहाँ से? देख के लिखने वाला बात हो गया, तरीका नहीं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड से नकल, तो ये भी गलत है। अन्वेषण में लगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि है? तो अन्वेषण में लगे बच्चे क्या है? वो गतिविधि में लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। निम्नलिखित भाषा लिखित प्रतीक जोड़ तोड़ मॉडल स्थित चित्र बोली जाने वाली वास्तविक दुनिया की स्थिति या संदर्भ गणितीय सोच को प्रदर्शित करने के 5 तरीके हैं। शिक्षार्थियों को संख्याओं और गणना के साथ समस्या होने पर अक्षम अवगत, जैसे डिस्कैलकुलिया, क्या है? डिस्कैलकुलिया जो है मैथ अक्षमता वाले बच्चे के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक यह बहुत कठिन और बड़ी निम्न होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत कठिन और बड़ी नहीं होनी चाहिए, कठिन भी नहीं होनी चाहिए और बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। अवधारणाओं को संदर्भ के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे स्पष्ट विचार मिलते हैं। विषय छात्रों में क्रम भ्रम पैदा करते हैं, ठीक है। पुस्तक में हल किए गए समस्याओं के साथ साथ आकृतीय रेखा चित्र भी होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए प्रिंटेड समृद्ध होना चाहिए, क्योंकि बच्चे में प्रिंट समृद्ध में ज्यादा कुछ सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये गणित का जो पेडागोजी का कॉन्सेप्ट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आपसे उम्मीद है और आपसे आशा भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो के बाद आप मैथ पेडागोजी के हर सवाल को बनाने में सक्षम हो गए होंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।